तो आप कोशिश करें कि अपना वॉल्यूम जो है थोड़ा हाई कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, मैं ट्राई करता हूँ कि ज़रा लाउडली बात करूँ। अब कैसा है, मतलब इज़ इट बेटर नाउ? ओके, थैंक यू। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टार्ट में आप सबको जो है बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों ने अपने एक लाइफ का बड़ा एक ज़बरदस्त और बड़ा अहम डिसीजन लिया है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना चाहते हैं और पाकिस्तान में अवेलेबल बेस्ट जो सर्विस हो सकती है उसके लिए आपने अपने आप को तैयार करने का सोचा है। तो एक तो सबसे बड़ा डिसीजन यही होता है जो आपने लिया है, और ये इसी इसी सबसे बड़े डिसीजन के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। सीएसएस में जो सबसे अहम चीज़ है, आई नो कि आप लोगों के पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हुए होंगे और बहुत से लोगों ने आपको टिप्स भी दी होंगी, लेकिन चाहे कोई भी पेपर हो उसको पढ़ाने से पहले मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि सीएसएस जो है वो बेसिकली आपकी नर्व्स और आपके कॉन्फिडेंस की गेम है। अनलेस यू बिलीव इन योर सेल्फ तो बहुत मुश्किल है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। अपने दिमाग से डाउट्स निकाल दीजिए और आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि इट्स नॉट अ डिग्री और सर्टिफिकेट, ये एक एग्ज़ाम है। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो आप एक बहुत अच्छे फ्यूचर की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर बदकिस्मती से इसको क्लियर ना भी किया तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप अपने अंदर एक बहुत बड़ी चेंज महसूस करेंगे और आप अपने आप को एक नॉलेजेबल पर्सन के तौर पे देखेंगे। दूसरा जो मैसेज मैं शुरू शुरू में देना चाहता हूँ, मैंने अभी तक मास्क इसलिए पहना हुआ है कि आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो साइंस का भी मेरा सब्जेक्ट है, कि अपना और अपने सब दोस्तों का और घर वालों का और इस मुल्क का ख्याल रखें। ऑलवेज़ वेयर मास्क। जब भी सोशल गैदरिंग्स में बाहर जाएं, अव्वल तो अवॉइड करें अननेसेसरी, और जब भी जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। अपने हाथों को साफ़ रखें। ये आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उन सब के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपके प्यारे हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी फैमिली में बहुत से लोग इस बीमारी की वजह से खोए हैं और बहुत से और लोगों ने। तो इसका कोई और इलाज तो साइंस में अभी तक आया नहीं है। सिर्फ इसका इलाज एहतियात है और वैक्सीनेशन है। आप सब अभी यंग हैं, अभी तक आप लोगों की एज ग्रुप की वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन बहरहाल आई एम हियरिंग कि वो 16 ईयर्स एंड अबव के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट। तो जब भी हो तो गो फॉर इट। इसमें एटलीस्ट आप लोग जो शऊर रखते हैं और समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं, ये इसी डाउट में कतई ना आए कि वैक्सीन जो है वो कोई नुकसान देगी, और जहालत वाली बातों में आप कतई ना आइएगा कि इससे कोई चिप आपके अंदर जा रही है। यही चीज़ आपको आम लोगों से डिफ्रेंशिएट करेगी कि आप चीज़ों को रैशनल देखते हैं, समझते हैं, और आप दूसरों के लिए भी एक गाइड बनेंगे। तो बहरहाल इस मैसेज के बाद अब मैं अपना मास्क उतार देता हूँ। सो आई डोंट नो वसीम ने मेरा को इंट्रो कराया है या नहीं कराया है। जावेद अहमद मेरा नाम है और आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। करंटली आई एम पोस्टेड एज डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और उससे पहले सिंध आने से पहले मैंने पंजाब में सर्व किया है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में एज असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट मैं लेके आया हूँ वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। जब हमने अटैम्प्ट दिया था तो उस वक्त इसका नाम एवरीडे साइंस हुआ करता था। बोथ नेम आर करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये साइंस वो है कि जो आप डेली अपने इर्द गिर्द देखते हैं, मतलब जो भी इस कायनात में, इस दुनिया में, इस सारे अल्लाह के निज़ाम में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कुछ असूलों के तहत चल रही हैं, और वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जिनमें कोई हेर फेर नहीं होती। अगर होती है तो फिर उनसे डिज़ास्टर्स क्रिएट होते हैं। तो ये एवरीडे साइंस है जिससे आप रोज़ आपका वास्ता पड़ता है, तो इसकी नॉलेज आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। मैं वसीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा प्रेजेंटेशन अगर चला दें। हम कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा समझने कि साइंस क्या है, जनरल साइंस क्या है, और जो आपका सिलेबस
हम कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा समझने कि साइंस क्या है, जनरल साइंस क्या है, और जो आपका सिलेबस है उसके अंदर इसके क्या क्या पोर्शंस हैं। अच्छा, ओके, ये मेरी आवाज़ वाकई इतनी कम है या इज देयर एनी इशू? और ऊपर कर लूँ? ओके, आई होप कि आप कुछ आवाज़ बेहतर होगी। असद, इज इट ओके नाउ? कुछ मैंने माइक को ऊपर कर लिया है। असद, इज इट राइट नाउ? ओके ओके ओके। तो सबसे पहला जो है, व्हाट इज साइंस? आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों का बैकग्राउंड जो है वो साइंस का है, लेकिन मेरा ये अपने तौर पे ख्याल है कि आप लोगों ने छठी, सातवीं, आठवीं और ये जो ग्रेड्स होते हैं इनके अंदर ज़रूर जो है आपने साइंस को पढ़ा होगा, और एटलीस्ट यू मस्ट बी नोइंग कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस, और साइंस को हम कहते क्या हैं। अगर आप इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे, मैंने कोशिश की है कि एक बहुत सिंपलिस्टिक एक डेफिनेशन आपके लिए लाई जाए, वरना अदरवाइज बहुत फिलोसफिकल डेफिनेशंस भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये साइंस जो है बेसिकली एक सिस्टम होता है टू अक्वायर नॉलेज। आप अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपनी दुनिया में, अपनी कायनात में जो भी नॉलेज हासिल करते हैं वो एक साइंस ही होती है। ज़ाहिर है, ये सिर्फ वो नहीं है कि जो आप चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करते हैं या लेबोरेटरी में करते हैं। इवन देर आर सोशल साइंसेज, कि आप अगर देखना चाहें कि इस दुनिया में लोग अगर किसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो वाई दे आर बिहेविंग दैट लाइक। साइकेट्री है, साइकोलॉजी है, ये सारी एक साइंस है जो आपको बताती है कि ह्यूमन इंटरेक्शंस किस तरह होती हैं। इन सब चीज़ों की नॉलेज जब आप अक्वायर करते हैं एक सिस्टम के थ्रू, तो उसको साइंस कहते हैं। और वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि आप कोई भी आर्बिट्ररी या अज़खुद किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जी ये अगर कोई चीज़ हवा में उड़ रही है तो शायद इसलिए उड़ रही है कि कुछ जादू है, कोई मैजिक है, या इसको कोई मुआजिज़ा मिल गया है। मुआजिज़ों की हैसियत और अहमियत अपनी जगह पे, लेकिन साइंस ये कहती है कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट देंगे, जब भी हम कोई नॉलेज दुनिया के साथ शेयर करेंगे, तो उसके पीछे कोई ना कोई बेसिस होगी। और वो जो नॉलेज है वो हमने हासिल की होगी किसी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, और रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। यानी ये नहीं है कि अगर जावेद ने ये कह दी एक चीज तो वो उसी वक्त साइंस हो जाएगी, नो। फिर उसके बाद बहुत से लोग, उनके पीयर पीयर चेकर्स होंगे जो उनके साथ होंगे, जो और साइंटिस्ट होंगे, वो उस चीज को वेरीफाई करेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जब वो सारी चीजें एक एक सारी कंसेंसस एक साइंटिफिक कम्युनिटी का कहीं डेवलप हो जाएगा, तो फिर वो जाके कहीं पे फैक्ट या थियोरी बनेगी। तो साइंस इस लिहाज से एक सुप्रीम नॉलेज है कि दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अच्छा, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि साइंसदान और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमने जो कुछ कह दिया है दैट इज़ नॉट अ फाइनल वर्ड। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो किसी ज़माने में एक साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर मानी जाती थी, लेकिन वो बाद में रिफ्यूट हुई हैं। किसी टाइम पे ये कहा जाता था कि जी कायनात का जो मरकज़ी नुक्ता है वो ज़मीन है और बाकी तमाम चीज़ें उसके गिर्द घूमती हैं। बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का जो मरकज़ी नुक्ता है दैट इज़ सन, तो उसके गिर्द बाकी चीज़ें घूमती हैं। तो साइंस के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये एक बड़ा दिल होता है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है अगर उसको रिफ्यूट करने के लिए फर्दर एविडेंसेस आ जाएं। अब अगर आप इसको देखें और आप इस डेफिनेशन के जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है उसके सेकंड पैराग्राफ पे आए, तो साइंस ना सिर्फ आपको ये बताती है कि आज इस दुनिया में क्या है, बल्कि साइंटिफिक नॉलेज आपको ये भी बताती है कि आपसे पहले इसमें क्या था। आप ये देख लीजिए कि साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि वो आज बता सकती है आपको कि आज से इतने बिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया का वजूद आया, इतने अरसा पहले इंसान ने यहाँ पर कदम रखा, इतना अरसा पहले यहाँ पर कोई और क्रिएचर्स थे, फिर वो एक्सटेंट हुए, यहाँ पर कोई ग्रेट फ्लड आया, ऑल दीज थिंग्स। तो साइंस इज अ वे ऑफ डिस्कवरिंग कि व्हाट इज इन यूनिवर्स, वो आज किस तरह काम कर रही हैं चीज़ें, हाउ दे वर्कड इन द पास्ट, और फ्यूचर में भी वो किस तरह वो चीज़ें, वो नॉलेज आपके लिए काम करेंगी और कर सकती हैं।
और साइंटिस्ट एक बड़ी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है कि जो हमेशा इस थ्रिल से मोटिवेट होती है कि वो नई चीज़ें दरियाफ्त करें। और इसी वजह से एक लाइव सब्जेक्ट है, एक लाइव डिसिप्लिन है। अच्छा, अब ये जो वर्ड मैंने डिसिप्लिन का यूज़ किया है, डिसिप्लिन का एक मफ़हूम तो ये होता है कि आप जो है तंजीम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जी अपने अंदर एक डिसिप्लिन ले आइए। लेकिन जब हम साइंस या कोई इस तरह के चीज़ों की बात करते हैं या अपने अपने सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो डिसिप्लिन इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज के जिसको लेके यानी कि सोशियोलॉजी भी एक डिसिप्लिन है, एक साइंस भी डिसिप्लिन है, मैथमेटिक्स भी एक डिसिप्लिन है। तो हम जो है ये एक साइंस एक बेहतरीन डिसिप्लिन है कि जिसमें मुसलसल प्रोग्रेस होती है, नई नॉलेज एक्वायर करते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। अब अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन साइंस की देखी जाए तो बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन देना मुश्किल है, लेकिन आपको अपने बुक्स में जो भी साइंस की डेफिनेशन मिलती है दैट इज ओके, करेक्ट। क्योंकि साइंस की डेफिनेशन फिलोसफर्स के लिए कुछ डिफरेंस हो सकती है, सोशोलॉजिस्ट के लिए कुछ डिफरेंट हो सकती है, एक एक केमिस्ट के लिए डिफरेंट हो सकती है, बट इसके बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहेंगे। वो वही प्रिंसिपल्स हैं कि ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है कि जिसके पीछे किस एविडेंस की बैकिंग है, जिसके पीछे कुछ कुछ जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं इररिफ्यूटेबल, कि जिनको टेस्ट किया गया है बार बार और उसके बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये फैक्ट इस तरह है और इसकी रीजन ये है। अब ये सवाल पैदा हो सकता है कि भाई सीएसएस के लिए जनरल साइंस की ज़रूरत क्या है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई ये कह सकता है कि यार मैंने अगर कोई जाके दफ्तर में काम करना है तो मैंने बैठ के कौन सा वहाँ लेबॉर्ट्री चलानी है या कोई एक्सपेरिमेंट करना है या कोई एसिड एसिड जो है बनाना है बैठ के। तो लेट मी क्लेरिफाई कि साइंस जिस तरह मैंने पहले कहा कि सिर्फ वो नहीं है कि जो आप बैठ के लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बहुत से सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आप हर वक्त बाहर कर रहे होते हैं। आपकी साइकोलॉजी होती है कि जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। वो सारी चीज़ें जो हैं एक साइंटिफिक नॉलेज के अंदर आ जाती हैं। फिर सेकेंडली, जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, आई आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप अगर जॉब में आते हैं तो हमारे जो सीएसएस के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको साइंस का बेसिक नॉलेज हो। आप अपना करंट एग्जांपल देख लीजिए। अब जैसा कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, हम इस पे भी आएंगे बाद में कि पेंडेमिक क्या होता है और एंडेमिक क्या होता है। बट जिस तरह कोविड-19 का पेंडेमिक आया हुआ है, इसमें कोई भी सर्विस ग्रुप ऐसा नहीं है कि जिसको साइंस के साथ वास्ता ना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो इसमें इन्वॉल्व है ही, आपकी पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, आपके कस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। एडमिनिस्ट्रेशन तो इस वक्त फील्ड में मौजूद है कि जो लोगों को ट्रेस कर रही है, जो वायरस को समझ रही है, वायरस से फाइट कर रही है, लोगों को बचा रही है। ये सब क्या है? जो भी एहतियाती तदाबीर इस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी आपको बताए हैं वो इस साइंस की बरहूने मिन्नत हैं। और ये जितनी भी प्रिकॉशंस और ये सेफगार्ड्स आपको बताए जा रहे हैं, ये इस तरह बताए गए हैं कि एक आम आदमी इनको समझ सके। ये किसी सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है कि जी आपने 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, आपने मास्क पहनना है, आपने अपने हाथ धोने हैं। दिस इज फॉर एवरी मैन। ये आपकी एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है। अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा कि वायरस क्या होता है, अगर आपको आइडिया ही ना हो कि बैक्टीरिया क्या होता है, अगर आपको पता ही ना हो कि पेंडेमिक किस तरह फैलते हैं, उनकी प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है, ये बेसिक नॉलेज है। यू डोंट नीड टू बी एन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट फॉर दैट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ अभी मेरे सामने आई है, इसके इसके परकशंस क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं और उनसे किस तरह लोगों को बचाया जा सकता है। तो उसके लिए ये जो जनरल नॉलेज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दीजिए, यू आर इन कस्टम्स। वैक्सीन्स कहाँ आ रही हैं? एयरपोर्ट्स पे आ रही हैं। वैक्सीन्स कोई कंपनी इंपोर्ट कर रही है, वो भी एयरपोर्ट पे आ रही है। वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हो रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे कस्टम्स के अहलकार इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई करना होता है कि यार ये हमारे पास एक कंसाइनमेंट आई है, अगर ये कह रहे हैं कि वैक्सीन है
तो हमें पता होना चाहिए कि हम जब उसका कोई रिसीट पढ़ रहे हैं, उसकी उसकी कोई प्रोफार्मा देख रहे हैं, तो हमें ये यकीन हो जाए कि ये वाकई वैक्सीन है और कोई और कंट्राबैंड आइटम नहीं आ गया वैक्सीन की जगह पे। आपको इंग्रेडिएंट्स का कुछ आइडिया हो कि इसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो वही आई है या कुछ और आ गया है। आई मीन ये नॉलेज नहीं होगी बेसिक, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं। आप और ग्रुप्स को देख लीजिए, आप पोस्टल ग्रुप्स को देख लीजिए। पोस्टल ग्रुप सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है कि आपके पास एक खत आता है डाकिया लेके और आपने उसको रिटर्न कर दिया या फिर आपने किसी और को खत लिख दिया, आपके पास पार्सल आ गया। पोस्टल जो आपका एक डिपार्टमेंट है वो काइंड ऑफ एक ट्रेड का स्पॉट भी है। दुनिया से बहुत सी कंसाइनमेंट्स जो हैं पोस्टल के थ्रू आपके पास आती हैं और यहाँ के बहुत से जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी चीज़ें इसी पोस्ट के थ्रू बाहर भेजते हैं। अगर आप ऑफिसर हैं पोस्ट ऑफिस की और बैठे हुए हैं और आपके पास वो आके कहता है कि जी मेरे इस पार्सल में ये फलां केमिकल है या फलां चीज़ है, यू मस्ट बी नोइंग कि यार ये जिस चीज़ की बात कर रहा है वो है भी या नहीं। अगर ये कह रहा है कि ये पीवीसी है तो यार वो वाकई पीवीसी है या कुछ और ये जाके भेज रहा है। आई मीन यू शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ताकि आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और अगर कोई गलत या इलीगल काम हो रहा है तो उसको आप रोक सकें। इसी तरह हर ग्रुप को मतलब एवरी ग्रुप इज इक्वल और हर ग्रुप को ये जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद वो फिर इस काबिल होगा कि वो डिलीवर कर सके। अब आपका ये जो पेपर है बेसिकली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, एक जनरल साइंस है और दूसरा एबिलिटी है। जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त सिर्फ ही एवरीडे साइंस था और मेरा ख्याल है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों को हमारी काबिलियत पे कुछ ज़्यादा भरोसा था, तो उन्होंने हमारी एबिलिटी चेक नहीं की। तो आप लोगों को अपनी एबिलिटी साबित करनी है कि यू आर एबल फॉर दीज जॉब्स। तो बहरहाल इन द सेम वे जो एबिलिटी का पोर्शन है वो कोई और आपको टीचर पढ़ाएंगे, बट एबिलिटी में भी जो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं वो भी आपको आनी चाहिए। अब बहुत से मौके आते हैं आपको बैठे बैठे कैलकुलेशंस करनी होती हैं। वैसे ही दो ये मेरे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि प्रेसी और कंपोजिशन का आपका एक पेपर है। प्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है? हमने बहुत से ऐसे मौके देखे हैं अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कि जब हमें सुबह के वक्त एक रिपोर्ट मिलती है दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ 1000 पेजेस और उसके बाद हमें ये हुक्म मिलता है कि 1 घंटे के बाद बॉस जो है वो फॉर 5 मिनट्स विल बी कमिंग इन द लिफ्ट। आपने लिफ्ट में उसके साथ जाना है और 5 मिनट में उसको उस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करना है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके। अब मुझे बताइए कि अगर आपकी प्रेसी की प्रैक्टिस ना हो तो आप इतने बड़े डॉक्यूमेंट को किस तरह 5 मिनट के अंदर उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे कि जिसमें आप ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी उन्हें बता सकें और उसके बाद उसका जिस्ट भी समझा सकें ताकि वो फिर फर्दर आगे उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले सकें। तो ये जितने भी पेपर्स सीएसएस में रखे हुए हैं इनके पीछे कोई ना कोई एक पर्पस है। तो इस सब्जेक्ट को भी जब आप पढ़ना शुरू करें तो इसको सिर्फ इसलिए ना पढ़िए कि आपने एग्जाम पास करना है, दो ऑफ कोर्स दैट इज आवर प्राइम कंसर्न, लेकिन आप जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं ऑप्शनल्स में भी और कंपल्सरी में भी आप जो पढ़ते हैं उनको इस तरह पढ़िए कि यू वांट टू इम्प्रूव योर स्किल्स, कि जब वो सब्जेक्ट ख़त्म होगा तो आप पहले से अपने आप को ज़्यादा बेहतर फील करेंगे और ज़्यादा इक्विप्ड फील करेंगे कि आपके अंदर नॉलेज ज़्यादा है। आई होप कि अब तक हम लोग ठीक हैं, क्लियर हैं, मेरी स्पीड मेरी आवाज़ ओके है। अगर इफ़ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम और आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ इंप्रूव करूं तो लेट मी नो प्लीज़। ओके ओके, थैंक यू बलोच साहब, थैंक यू। अब हम आ जाते हैं कि हमने देख लिया कि साइंस क्या है। फिर उसके बाद ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसाइज अभी चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब हम पहले साइंस की बात करते हैं फिर उसके बाद हम जनरल साइंस की, आपके लिए ये सब्जेक्ट जिसका नाम जनरल साइंस है ये क्यों रखा गया है। अब आप इस डेफिनेशन को देखिए, ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो कि मैंने नेट से सर्च किया आप लोगों के लिए, कि ये इट इज़ अ सब्जेक्ट और कोर्स ऑफ स्टडी इन स्कूल और कॉलेज in which the elements of several sciences are studied.
जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि मैथमेटिक्स भी साइंस है, फिजिक्स भी साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस है, सोशियोलॉजी भी साइंस है, इवन पॉलिटिकल साइंस भी होता है, क्योंकि उसके अंदर भी डिफरेंट थियरीज हैं जो कि हिस्ट्री के हिसाब से टेस्टेड हैं। बहुत सी थियरीज अभी अभी पॉलिटिकल साइंटिस्ट देते हैं कि जिनको हम अपनी सोशल इन्वायरमेंट में और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत से मुल्कों की पॉलिसीज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स की, वो उन्हीं पॉलिटिकल साइंटिस्ट की पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड करती हैं। तो ये डिफरेंट साइंसेज हैं। और ये जनरल साइंस वो है कि जो इन तमाम डिफरेंट साइंसेस को, इन सेवरल साइंसेस की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सिखाता है, आपको समझाता है, ताकि आपकी जनरल नॉलेज, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स इंप्रूव हो। इसमें एक और इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये है कि ये जनरल साइंस जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई साइंटिस्ट हो या इसके पढ़ने के बाद आप कोई फिजिसिस्ट बन जाएंगे। जनरल साइंस इज अ सब्जेक्ट जो कि किसी स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है। दैट मीन्स कि इस जनरल साइंस की चीज़ों को और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अगर आप अपनी 7th 8th 9th ग्रेड की बुक्स भी पढ़ते हैं तो दे आर इक्वली गुड, क्योंकि उनके अंदर वही बेसिक नॉलेज है कि जो आपको अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये, अगर मैं इसको उस तरह क्लीशे में कहूँ कि ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। आपको इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा कोई मतलब इंटेलिजेंट और जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ें जब हम पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को समझ आता जाएगा, आप ऑब्जर्व करेंगे। और फिर उसके बाद मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को चीज़ें सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, और उसके बाद जो भी चीज़ या वर्ड आता है वो एक्सप्लेन करूं कि इसकी मीनिंग अगर ये है तो वो क्यों है। साइंस का मज़े की बात ये है कि साइंस को समझ के आप आगे जा सकते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो रटे लगा के भी साइंस का सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वो कोई अच्छा रास्ता नहीं है, क्योंकि रटा भी हर किसी का को बहुत ज़बरदस्त नहीं होता है। साइंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको प्रिसाइसली समझ रहे हों कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे तो आप उस चीज़ को समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, सेकेंडली, यहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर तो आपने ऑप्शनल में फिजिक्स रखा हुआ है, मैथमेटिक्स रखा हुआ है, केमिस्ट्री रखा हुआ है, तो उसमें तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप 100 में से 100 मार्क्स लेंगे। क्योंकि अगर आपने एक इक्वेशन के थ्रू एक क्वेश्चन को हल कर लिया तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपने स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। आपको एक प्रॉब्लम दिया गया था, उस प्रॉब्लम के आपने स्टेप्स फॉलो किए और उसके बाद आपने आंसर निकाल लिया, तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। बट इट्स नॉट इन जनरल साइंस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट है। ओके, बुक्स पे भी आएंगे इंशाल्लाह, वो मैं आपको बताऊंगा। जो बेहतरीन बुक्स हैं तो वो वही हैं जो आपको एफपीएससी के सिलेबस में बताई गई हैं। उसके आप अगर लिस्ट देखेंगे तो उसमें वो सारी अच्छी बुक्स बताई गई हैं कि जो आपको पढ़नी चाहिए। अदरवाइज मार्केट में जितनी भी आपको जनरल साइंस एबिलिटी की बुक्स मिलेंगी वो वहीं से ही चीज़ें ली गई हैं उन बुक से, और तमाम एक जैसी हैं। उन सब ने उन चीज़ों को अपने जहन में रख के बनाया है कि पेपर में क्या आ सकता है, सिलेबस क्या है। तो मेरा ख्याल है कि आप कोई भी बुक अच्छी सी ले लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई विल ट्राई कि मैं आपको खुद भी कुछ नोट्स दूं कि जो कम्प्रिहेंसिव हों, और अगर आप उनको उनको भी याद कर लें तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप लोगों की बहरहाल ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैंने 2 लाइनों में एक चीज़ दी है, 2 पॉइंट्स में दी है, तो यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू एक्सपेंड द आइडिया। कि अगर मैंने लिखा है सिंपली कि भाई सेल इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ये तो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, बट यू मस्ट बी हैविंग द एबिलिटी कि आप उसको फिर 2 लाइनों में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि अगर आप ऐसे और कंपोजिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ की तरफ भी जाएंगे। तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैंने एक टर्स सा आपको एक एक नोट्स दिए हुए हैं तो आप उनको किस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं अपने पेपर में। ये आपको हर हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना होगा। तो बुक सारी बराबर हैं, कोई इशू नहीं है। किसी भी राइटर को प्रमोट करने का फ़ायदा नहीं है। आप जाके बाज़ार में जाएं और आप देख लीजिए, और बुक्स को आपको देखना होगा। आई मीन
हर राइटर का अपना स्टाइल होता है। आप लाइब्रेरी जाइए, आप बुक स्टोर पे जाइए, उस बुक स्टोर पे जाइए जहां आपको ये मौका मिल सके कि आप बुक्स निकाल के और देख सकें, वहां पर जाइए और वहां पर उन बुक्स को घंटा दो लगाइए और देखिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए कि ये बुक मुझे कैसी लग रही है, इसकी इसकी जो है लैंग्वेज कैसी है। हर हर राइटर की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो आपको हो सकता है कि बुक कोई और डिफरेंट अच्छी लग रही हो, किसी को कोई और अच्छी लग रही हो, लेकिन साइंस कोई चेंज नहीं कर सकता, सेल की डेफिनेशन कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए हर बुक में सेम चीज़ें होंगी। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि जब मैथ या आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन जनरल साइंस में प्रॉब्लम ये है कि आपने कॉन्सेप्ट समझने हैं और उसके बाद उनको एलाबोरेट करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, वो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, अब उसमें सिर्फ इक्वेशन नहीं है, लेकिन आपको उसको डिस्क्राइब करना है। अब इसमें ट्रिक ये है कि जब वो आपसे लेट सपोज अर्थक्वेक की डेफिनेशन पूछ रहा है, उसके टाइप्स पूछ रहा है, तो आपको फिर ज़ाहिर ही आइडिया होना चाहिए कि यार एक लाइन में मेरे पास अर्थक्वेक की डेफिनेशन आ रही है, उसके बाद फिर मेरे इतने पॉइंट्स जो हैं वो इसके एग्जाम्पल्स के हैं, इतने पॉइंट्स जो हैं उसके टाइप्स के हैं। तो ये अगर 5 नंबर का सवाल है तो आई मस्ट बी गिविंग एट लीस्ट 5 to 10 पॉइंट्स, ताकि वो मुझे हर पॉइंट पे एक एक नंबर दे दे और मेरे नंबर आ जाएं। हर वक्त आपको अपना दिमाग ओपन रखना है, ये कॉमन सेंस है। मतलब आप किसी भी पेपर को जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपने उसको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, नथिंग एल्स। अब अगर आप चीज़ों को बिल्कुल भी कॉमन सेंस से समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको कुछ और सोचना चाहिए, फिर आप CSS की तरफ ना आए। लेट्स गो फर्दर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सिलेबस पे। ये सिलेबस मैंने FPSC की वेबसाइट से उठाया है। अगर आप इसकी डिवीज़न देखें तो जनरल साइंस एबिलिटी में जो आपका पार्ट 1 है वो जनरल साइंस पे, इट इज़ कंप्राइज ऑफ जनरल साइंस एंड द सेकंड पार्ट इज़ ऑफ जनरल एबिलिटी। जनरल साइंस जो है दैट इज़ ऑफ 60 मार्क्स और जो जनरल एबिलिटी है वो 40 मार्क्स है। लेकिन अब जो मैंने रिसेंट पेपर्स देखे हैं उसमें वो 20 मार्क्स के आपको MCQs दे देते हैं और फिर 80 मार्क्स जो है वो फिर आपको सब्जेक्टिव पार्ट में दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जो है फिर उसके बाद वो जनरल साइंस एबिलिटी को इक्वली डिवाइड कर देते हैं 40-40 में, और उसके बाद जो है वो 80 मार्क्स का वो बन जाता है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो है 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है। हम ये मैं आपको ये जनरल साइंस का पोर्शन पढ़ाऊंगा और उसमें फूड साइंसेस तक। अब ये जैसा आपने देखा फर्स्ट पोर्शन जो है वो आपका फिजिकल साइंस का है, जो आप जनरल साइंस में पढ़ेंगे और समझेंगे। सेकंड बायोलॉजिकल साइंस का है, थर्ड एनवायरमेंटल साइंस का है, फोर्थ फूड साइंस का है, फिफ्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। अब हम फिजिकल साइंस को फिजिकल साइंसेस क्यों कहते हैं और ये फिजिकल साइंसेस है क्या? ये वो तमाम नॉलेज है कि जो कोई साइंस सब्जेक्ट कवर करता है फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लाइक आपकी एनर्जी है, आपकी कोई भी मैटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यूनिवर्स है, ये तमाम जो नॉलेज है दैट इज़ फिजिकल साइंसेस। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ आपकी लिविंग थिंग्स की साइंस है और फिर दूसरी तरफ वो तमाम साइंसेज आ जाती हैं और उनको एक एक ये जो फिजिकल साइंसेज का सब्जेक्ट है और डिसिप्लिन है वो उनको इनकम्पस कर लेता है। तो आपके लिविंग थिंग्स के अलावा जितनी भी नॉलेज है और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, वो सारे फिर जो हैं आपके फिजिकल साइंसेस में आ जाते हैं। जब ये फिजिकल साइंस है तो फिर उसके डिफरेंट सिलेबस में पार्ट्स क्या हैं, हम ये कोशिश करेंगे एक एक लेक्चर में एक पार्ट कवर करें। लेकिन अगर कोई ब्रॉड टॉपिक हुआ तो फिर हम उसको 2 से 3 लेक्चर्स में ब्रेकअप कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। यानी कि जिस तरह जो फर्स्ट इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर है उसको भी मैं समझता हूँ कि हमें 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये फिज़िकल साइंसेस को इस तरह ब्रेकअप किया हुआ है कि सबसे पहले वो जो आपका इदारा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो चाहता है कि आप ये समझ लें कि जो फिज़िकल वर्ल्ड है आपके सराउंडिंग्स में, उस वो बना किन चीज़ों से हुआ है, वो कंप्राइज किन चीज़ों से करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू।
वो यूनिवर्स भी हो सकता है, वो लाइट भी हो सकती है, वो सन भी है, और सिर्फ वो चीज़ नहीं कि जो आप टच कर सकते हैं, बल्कि वो जो आप अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं। लाइक यू कांट टच द सन, लेकिन आपको पता है कि यार उसकी लाइट आ रही है, उसकी एक हीट आ रही है। दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली इन द फिजिकल साइंस। फिर उसके बाद ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो आपने देख लिए कि क्या होते हैं, फिर उनकी वजह से आपकी सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि यार सन क्या है, मून क्या है, अर्थ क्या है, फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए कि यार इनकी रोटेशंस किस तरह हो रही हैं, ये किस तरह मूव कर रहे हैं, ये इस कायनात में किस तरह अपने आप को संभाले हुए हैं, कौन सी फोर्सेस हैं जो इनको एक दूसरे से टकराने नहीं दे रही, और ये अपनी अपनी जगह पे किस तरह अपना फंक्शन कर रहे हैं। फिर अगर कोई भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहे हैं। लाइक अगर मून जो है वो सन और अर्थ के दरमियान में आ गया तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो कौन सा एक्लिप्स है, जिसके हम बाद में आएंगे इंशाल्लाह। फिर इन डिफरेंट जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और जो भी इनके इफेक्ट हैं, उनकी वजह से आपकी जो आबो हवा है उस पर क्या असरात होते हैं। बारिश होती है तो भाई क्यों होती है, कोई तूफान आता है तो वो क्यों आता है, और फिर ये टॉर्नेडोज, हरिकेन, इनकी क्या टाइप्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वो उन प्रोसेस ऑफ नेचर में आ जाती हैं कि जो ये एग्जामिनर और ये इदारा चाहता है कि आप समझें। ये उसके बाद फिर आ जाता है कि अगर इन चीज़ों के दरमियान कोई भी हिकअप पैदा हो जाए, इन चीज़ों के दरमियान कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर उससे हैज़र्ड्स क्या क्रिएट होते हैं। हर साल हमारा मुल्क जो है वो फ्लड्स को फेस करता है। जहाँ जहाँ पर भी हमारे शहर और गांव दरिया के साथ आबाद हैं, वहाँ पर सैलाब आते हैं और बहुत नुकसानात होते हैं। जी बिल्कुल, नोट्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगे। अपना सईद साहब ज़रूर। तो जब हैज़र्ड्स होंगे तो वो हैज़र्ड्स हैज़र्ड्स हैं क्या, वो उन हैज़र्ड्स की रीज़न्स क्या हैं, उनसे अपने आप को बचाना किस तरह है। और आप ऑब्वियसली खुद खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर आपको इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज ना हो तो फिर आप अपनी सर्विस में किस तरह इन चीज़ों को प्रीएम्प्ट करेंगे और लोगों को सेव करेंगे। और हर ग्रुप में इन चीज़ों का किसी न किसी तरीके से वास्ता पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक पूरा एक नया डिसिप्लिन है कि जिसके अंदर अब डिग्रीज़ होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, और गवर्नमेंट भी इंकरेज करती है कि जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं वो इन फील्ड्स में अपनी स्टडीज़ को बेहतर करें और नॉलेज एक्वायर करें। क्योंकि अब डिज़ास्टर्स जो हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, जो कि हम आगे देखेंगे, आपकी इन्वायरमेंट डैमेज हो रही है, उसकी वजह से डिज़ास्टर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। आप हो सकता है फॉरेन सर्विस में हो, आप ऐसी मीटिंग्स अटेंड कर रहे होंगे कि जहाँ पर आप इन क्योटो प्रोटोकॉल्स और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स की डिस्कशन कर रहे होंगे। आप हो सकता है इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में हो, आप इंफॉर्मेशन ग्रुप में हैं, आप इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में हैं, आप ओएमजी में हैं, आप इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में हैं, आप कॉमर्स डिवीजन में हैं। आप वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे होंगे जहाँ पर वो आपसे कह रहे होंगे कि यार हमें जब तक आप ये इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कंप्लीट नहीं करेंगे जी, हम आपको ये फैसिलिटी नहीं देंगे, हम आपको ये ट्रेड कंसेशंस नहीं देंगे। तो यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस। आपको ये पता होना चाहिए कि यूएन आपसे क्या चाहती है, आपको पता हो कि यूनेस्को आपसे क्या चाहती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी, अगेन मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी साइंस नहीं है। यू हैव टू यूज़ जस्ट योर कॉमन सेंस। एनर्जी एक बहुत बड़ा टॉपिक है आजकल। जब हम यहाँ पर अपने जनरल साइंस के सिलेबस में इसको कवर करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ, ताकि आपके वो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपको हेल्प कर सके। क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी वो इस दुनिया का बहुत बड़ा एक इशू है, और जो मुल्क हैं ये तमाम, अगर ये एक जियो पॉलिटिक्स जो भी चल रही है, दैट इज़ फॉर द सोल पर्पस ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप जो है ऑयल रिजर्व्स को अपने कंट्रोल में करें, आप जो है वाटर रिजर्व्स को कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ आपको, तो आपको पता हो कि पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस क्या है, उसमें इश्यूज़ क्या हैं, और हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं क्या, उसमें रिन्यूएबल्स क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल्स क्या हैं, और उनको किस तरह जो है कंजर्व किया जाए ताकि जो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हो सके। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इस टॉपिक में हम एक्स्ट्रा जाएँ, आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज दे सकें।
फिर ये सिंपल चीज़ें हैं, केमिकल बॉन्डिंग, रिएक्शंस, ये जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो हॉट टॉपिक मेरा ख्याल है आजकल है वो यही है, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स। इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा कंसंट्रेट ज़्यादा करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि ये जो आजकल वेरियस वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट डेवलप्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो किस तरह काम करती हैं, रशियन वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या है, चाइनीज़ वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या है, ब्रिटेन वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या है, तो ताकि आपको आइडिया हो और आपके अंदर ये बेसिक नॉलेज हो, ताकि आपसे भी कोई पूछे। क्योंकि वैसे ये भी होता है कि जब कोई बंदा सीएसएस की तैयारी कर रहा होता है तो उसके तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए वो एक बहुत बहुत बड़ा एक आलिम होता है, और उनको जब भी कोई मसला दरपेश होता है तो आपसे ज़रूर राय लेते हैं। अगर आपने खुद आप अपने आप को हज़र्ड किया है, वो आपसे राय ज़रूर लेंगे कि सर आजकल जो ये मुल्क में हो रहा है तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि अगर आपसे कोई अपना कज़न, कोई दोस्त यार पूछ ले कि यार तुम आजकल सीएसएस की तैयारी कर रहे हो तो यार तुम बताओ ये वैक्सीन्स वगैरह क्या है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इट्स बेटर फॉर यू। हमने देख लिया कि जो आपका सिलेबस है वो आपको पहले कहता है कि आपने देखना है कि आपकी फिजिकल साइंसेस क्या हैं, उनकी नॉलेज क्या है। फिर हम आ जाएंगे बायोलॉजिकल साइंसेस के ऊपर। जो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं वो नाम से ही जाहिर है कि ये वो तमाम तमाम साइंटिफिक नॉलेज है कि जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है। अब वो लिविंग थिंग जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और आपका जो है ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। तो इन इन सब की जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो कंपोजिशन है, इनके जो फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम इस पोर्शन में देखेंगे। अब मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप लोगों से एक राय ले लूँ आप सब से कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम पहले फिज़िकल साइंसेस को पढ़ना शुरू करें या बायोलॉजिकल साइंसेस को पढ़ना शुरू करें। तो ये मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा ताकि ज़रा आइडिया हो जाए कि लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस में फ़ील हो रही है, तो फिर उस तरफ मैं कोशिश करूँगा पहले उस तरफ आ जाएँ हम लोग। हाँ, ये यहाँ पर ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, कुछ लोग बायोलॉजिकल कह रहे हैं, लेकिन लेट्स सी। मैं वसीम साहब से कहूँगा यार ये ज़रा नोट कीजिएगा, जहाँ मेजॉरिटी का डिसीजन हो उसको हम कवर कर लेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि फिर हम देख लेंगे मेजॉरिटी क्या पढ़ना चाह रही है। अगर तो आपके इस ग्रुप के अंदर डॉक्टर्स हैं और वो लोग भी हैं जिन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी है, तो वो डेफिनेटली मुझे कह रहे होंगे कि आप बायोलॉजिकल साइंसेस ना पढ़ाएं और उधर जाएं। तो लेकिन बहरहाल हम जो है अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यार अब इसमें ये है, ये सवाल किसने पूछा है, सैयद उसामा हैदर ने। उसामा, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यार ऑर्गेनिज्म है क्या, और फिर उसके बाद माइक्रो वर्ड का क्या मतलब है। हाँ, वैसे तो ये बाद में मैं चीज़ एक्सप्लेन करता। ऑर्गेनिज्म तो हर वो चीज़ है, आपने ऑर्गन का लफ्ज़ तो सुना ही होगा। आपका जो हाथ है ये एक ऑर्गन है, ठीक है, आपका बाजू जो है ये एक ऑर्गन है, आपका स्टमक वो एक ऑर्गन है, आपकी आँख जो है वो ऑर्गन है। जब वो इन इन सब चीज़ों की कलेक्शन जब होती है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। और जो वर्ड माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। और जब इसके अंदर आई की जगह ए आ जाए और मैक्रो हो जाए तो दैट मीन्स बड़ा। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच कांट बी सीन विद द नेकेड आई, यानी आप उसको खुली आंख के साथ नहीं देख सकते। आपको उसको देखने के लिए कोई ना कोई माइक्रोस्कोप या इवन गो फर्दर यू हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो फिर वो जब आप उन चीज़ों की स्टडी करते हैं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, अमेबिया हो, तो वो फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। तो उनकी जो स्टडी होती है वो भी बायोलॉजिकल साइंस में आती है। फिर उसके अलावा आपकी बॉडी के लिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी होती है, उसके पोर्शंस होते हैं, उसमें प्रोटीन होती है, लिपिड होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखिए, ये भी हो सकता है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हों और अचानक आपको कोई ये कहे कि यार ज़रा देखिए आपके एरिया में कितने लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं, ठीक है, और आप उनकी ज़रा कोई परसेंटेज निकालें ताकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च करना है और वो फंडिंग दे रहे हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि आपके किस एरिया में ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं ताकि वहाँ पर जो है कोई प्रोग्राम या कोई इंटरवेंशन लॉन्च की जाए।
तो आपको पहले पता होना चाहिए कि यार डायबिटीज़ है क्या, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, शुगर क्या होती है कि जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो रही है। तो ये चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद अभी आपने एक इदारा देखा होगा जो आजकल बहुत एक्टिव है, यहाँ पर भी और पंजाब में भी और आई थिंक केपी में भी है। इस ग्रुप में ज़ाहिर है बहुत से लोग डिफरेंट प्रोविंसेस से आए हुए हैं। तो हर प्रोविंस में अब मेरा ख्याल है एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसको फूड अथॉरिटी कहते हैं। वो जाके उसमें आप आपके सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं, आप वहाँ पर पोस्टिंग्स भी आपकी हो सकती हैं। आप जब जाते हैं आप देखते हैं कि यार ये दूध वाला इसमें क्या कर रहा है, इस दूध की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इसमें मिलावट किस तरह कर रहा है, इस दूध के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन वैसे कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के कितने होते हैं, और अब अगर इसके दूध की हम जो है कुछ सैम्पलिंग कर रहे हैं तो इसमें से क्या चीज़ें निकल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आप ये भी देख लीजिए कि बहुत दफ़ा आईआरएस में आप बैठे हैं, आप इनकम टैक्स अफसर हैं, आपके पास कोई एक रिटर्न लाता है बिजनेसमैन, वो कहता है कि जी मैं फ़लाँ चीज़ इंपोर्ट की है, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये जो चीज़ मेरे पास लेके आया है, ये कह रहा है कि मैंने ये प्रोटीन पाउडर जो है इंपोर्ट किया है। आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो प्रोटीन पाउडर है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो बेसिक लॉ है, जिसके तहत इनकम टैक्स सारा जो है फंक्शन करता है, उसके कौन से शेड्यूल में, कौन सी लिस्ट में ये है और उसके ऊपर रेट क्या एप्लीकेबल होता है। आपको आइडिया होना चाहिए कि यार ये एक उसका स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट बता रहा है लेकिन इसकी ब्रॉड कैटेगरी क्या है। ये फलां प्रोटीन है, कोई अल्फा प्रोटीन है, बीटा प्रोटीन है, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, ताकि मुझे पता लगे कि यार इसके ऊपर रेट कितना लगना है। और ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे लोग टैक्स वेड करते हैं, वो चीज़ों को छुपाते हैं। चीज़ बेसिकली कुछ और होती है लेकिन वो आपके पास कुछ और ला रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग, आपको इसके ऊपर एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ। जिस तरह आपने प्रिंगल्स चिप्स खाए होंगे। अब प्रिंगल्स चिप्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस किया था अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने इनके ऊपर टैक्स लगाया था एज अ पोटैटो चिप्स, लेकिन वो कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि जी हमारी जो चिप्स है दैट इज़ नॉट मेड ऑफ पोटैटो, आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, ये किसी और चीज़ से बनी हुई है। और फिर वो उन्होंने केस जीत लिया था किसी भी तरीके से। तो ये इस तरह के जो है इवेंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हो सकता है आप वो टैक्स ऑफिसर होते हैं जिसके खिलाफ उसने जो है प्रिंगल्स ने कोई केस किया हुआ है, तो आपको कम से कम पता हो कि मैं किस चीज़ के साथ डील कर रहा हूँ। तो बायोलॉजिकल साइंसेज में सिर्फ ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स नहीं है साथ, मतलब या एनिमल एनिमल ऑर्गेनिजम्स नहीं है, इसमें प्लांट्स भी शामिल हैं, वो भी लिविंग थिंग्स हैं। तो वो लिविंग थिंग क्यों है, वो किस तरह है, प्लांट और एनिमल में फ़र्क क्या है, प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, ज़ाहिर है आपको बेसिक चीज़ें पता हों कि आपकी आई जो है वो किस तरह काम करती है, आप जब सुनते हैं तो आपका कान किस तरह काम करता है, आपका हार्ट का नॉर्मल फंक्शन क्या है, एबनॉर्मल फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो बताएगी। फिर उसके अलावा हमने जिस तरह पहले थोड़ा वैक्सीन्स की बात की, वैक्सीन्स को वहाँ फिजिकल साइंस में इस तरह डाला गया है कि वैक्सीन एक फिजिकल थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब डिजीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पर कोई लाइव ऑर्गेनिज्म होगा कि जिसने आपको डिजीज़ कराई होगी, उनको जब हम पढ़ रहे होंगे। पोलियो एक बहुत ही अहम और बूज़ी मर्ज़ है जिसके खिलाफ पाकिस्तान एक बहुत अरसे से जंग कर रहा है। आप लोगों को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पोलियोमाइलाइटिस क्या है, उसको पोलियोमाइलाइटिस क्यों कहते हैं, ताकि जब आप हेड कर रहे हों डिस्ट्रिक्ट्स में पोलियो कैंपेन को, आप तहसील में को पोलियो कैंपेन को हेड कर रहे हों, आप उसकी वैक्सीन्स को कहीं पे किसी भी तरीके से डील कर रहे हों, तो आपको ये पता हो कि यार पोलियो है क्या और मुझे कितनी एफर्ट्स करनी है ताकि ये चीज़ें जो हैं लोगों के लिए बेनिफिशियल हों। डायरिया है, मलेरिया हमारे पास एंडेमिक है। जिस तरह पहले मैंने कहा था कि हम इस चीज़ को देखेंगे बाद में कि पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक, इन चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। हेपेटाइटिस हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया है, शायद आपके इल्म में हो, जो लोग यहाँ पर अगर आपके ग्रुप में डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं, कि तकरीबन ऑलमोस्ट आपके 5 में से 3 लोगों को हेपेटाइटिस है पाकिस्तान में। दैट इज़ अ वेरी अलार्मिंग रेशो। तो इसके ऊपर भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने हज़ारों इंटरवेंशंस की हुई हैं कि हेपेटाइटिस को किस तरह कंट्रोल किया जाए, किस तरह ट्रीट किया जाए, रिसर्च चल रही है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए।
ताकि आप उसको अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे। बायोफ्यूल क्या है वो भी हम थोड़ा सा टच करेंगे ताकि आपको पेपर में आप उसका कोई जवाब दे सकें। एनवायरमेंटल साइंस, जैसा कि नाम जाहिर है, हम टाइम एक्सीड तो नहीं कर रहे वसीम? क्या टाइम हो रहा है? वी आर ओके। ओके, एनवायरमेंटल साइंस जो है वो जैसा नाम से जाहिर हो रहा है कि जो भी इन्वायरमेंट आपकी सराउंडिंग में है, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है। एनवायरमेंटल साइंस एक अकेली कोई साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट और साइंटिफिक फील्ड्स, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम साइंस की फील्ड्स की बात करते हैं तो उनको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में डिसिप्लिन भी कहते हैं। तो वो जितने भी डिसिप्लिन्स हैं वो आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं और आप अपनी इन्वायरमेंट को समझते हैं तो वो फिर आपकी इन्वायरमेंटल साइंस बन जाती है। अगर आप अपनी इन्वायरमेंट को समझना चाह रहे हैं तो पहले आपको ये पता हो कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको जियोलॉजी बताएगी। फिर आप ये समझना चाहेंगे कि आपका जो पाकिस्तान का ख़ास तौर पे इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, यहाँ की आबो हवा कैसी है, वो फिर आपको इकोलॉजी बताएगी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यार यहाँ पर फ्लोरा और फाना क्या है। फ्लोरा और फाना मीन्स कि यहाँ पर कौन से पौधे पाए जाते हैं, यहाँ पर कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन सी यहाँ पर हशरात अर्ज़ हैं जिनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं, यहाँ पर कौन से एनिमल्स हैं कि जिनकी ज़रूरत होती है इस इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए। फिर केमिस्ट्री की आपको ज़रूरत पड़ती है एनवायरनमेंट को समझने के लिए कि भाई अब अचानक ये एसिड रेन स्टार्ट हो गई है, ये क्यों हो रही है। फॉग का एक बहुत इशू रहा है ये पिछले दिनों पंजाब के अंदर, उससे पिछले सालों में भी। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस आपको बताती है कि यार ये फॉग क्यों हो रही है। इसके अंदर इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है क्योंकि फिर आप जो डिफरेंट इन्वेंशंस करते हैं, लाइक उसी फॉग को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर उन्होंने जो ब्रिक क्लिन्स हैं, जो भट्ठे हैं, उसके अंदर उन्होंने एक जिग-जैग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, जिससे कम से कम स्मोक बाहर एमिट होता है। तो वो फिर क्या है? वो एक इंजीनियरिंग है। तो ये तमाम जो डिसिप्लिन्स हैं आपस में इंटरैक्ट करते हैं और फिर आपको एनवायरनमेंट को समझने में जो हेल्प करते हैं। तो ये एनवायरमेंटल साइंस एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स के आपस में इंटरेक्शन से फिर आपको समझ आता है। तो जब हम छोटे-छोटे फिजिकल साइंसेस की चीज़ें भी देखेंगे, जब हम बायोलॉजिकल साइंसेस की भी देखेंगे, तो फिर आपको एनवायरमेंटल साइंस भी समझना आना शुरू हो जाएगा कि ये जो फिनोमेनाज़ हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ये रेन्स क्यों हो रही हैं, ये एवलांचेस क्यों आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आएँगी और ज़ाहिर है एनवायरमेंटल साइंस का अब जो इस वक़्त मेजर कंसर्न है, वो यही है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं। मतलब आपने इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं, आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, आपने जिस समय मैंने भट्ठे कहा वो चल रहे हैं, तो इन चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं? वो उनके इम्पैक्ट्स यही हैं, फॉग है, एसिड रेन्स है, टेम्परेचर ग्लोबल राइज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आपको एनवायरमेंटल साइंस समझाता है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है जब आप इस दुनिया को समझ रहे होंगे, जब आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ रहे होंगे, जब आप पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे होंगे, तो फिर ज़ाहिर है आपको ये चीज़ें, ये बेसिक नॉलेज बहुत हेल्प करेगी वहाँ पर ये चीज़ें समझने के लिए कि यार ये फिनोमेना क्यों हो रहा है, ये ग्लोबल टेम्परेचर क्यों राइज़ हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस क्यों जो है इनका प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी जो नॉलेज है ये आपको सिर्फ जनरल साइंस के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जो कि कंपलसरी हैं, यानी आप उनका अवॉइड भी नहीं कर सकते, उनमें आपको ये हेल्प आउट करेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस पे ज़रूर कंसंट्रेट कीजिएगा इस सब्जेक्ट पे, ताकि आपको ये दूसरी चीज़ों में भी हेल्प आउट कर सके। ये मैंने आपको ज़ाहिर है थोड़ा सा एक्सप्लेन वैसे ही ऑलरेडी कर दिया है कि एनवायरमेंटल साइंसेज में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसमें पॉल्यूशंस के भी इश्यूज़ हैं। अभी पिछले दिनों ही आपको पता होगा लास्ट ईयर कराची में जो है कचरा उठाने की एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी। अब उस वो क्यों हुई है? आपने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हैं, आप डेली बेसिस पे जो है लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट वो फेंकते रहते हैं, हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें प्लास्टिक के शॉपर बैग्स का भी इशू है। अब तो कानून भी बन गए हैं कि जी आपने शॉपर बैग्स यूज़ नहीं करने, पेपर बैग्स यूज़ करने हैं। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है कि अलग डिस्कशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही। ये चीज़ें भी आपके करंट अफेयर्स में आ सकती हैं, आपकी एसेज़ में आ सकती हैं, क्योंकि ये हमारे करंट इश्यूज़ हैं। ये चीज़ें इसीलिए डाली गई हैं इस सब्जेक्ट के अंदर और इवन बाद दूसरी चीज़ों में भी कि ये आपकी डेली लाइफ
पे इफ़ेक्ट कर रही हैं। आप सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक जैम है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो रही है, वहाँ पर स्मोक क्रिएट हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मतलब ये एनवायरमेंटल साइंस है और पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि इनके काजेज़ क्या हैं, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो फिर इंटरवेंशंस कर सकेंगे कि आप उनको प्रिवेंट कर सकें। तो हम इन चीज़ों को भी थोड़ा-थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फूड साइंसेस का तो नाम है और इससे ही ज़ाहिर हो रहा है कि फूड साइंस का मतलब ही यही है कि वो साइंस के जो आपकी फूड से रिलेटेड है। हम इसमें देखेंगे, हम पहले एक तो पहले ही देख चुके होंगे जब हम बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ेंगे कि जी आपके प्रोटीन्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, विटामिन्स क्या हैं। तो जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो फिर हम ये समझ चुके होंगे कि अब बैलेंस डाइट क्या होती है और उसमें विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है और वो बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए। अगर किसी चीज़ की एक्सेस हो रही है तो उससे क्या चीज़ क्रिएट होगी और क्या प्रॉब्लम होगा, कौन सी डिजीज़ हैं जो उसकी वजह से हो रही हैं। और बिलीव मी, इसके लिए आपको कोई डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई इतनी नॉलेज आपको चाहिए कि आपने बाद में किसी को ट्रीट करना है। नो, नॉट एट ऑल। ये कॉमन नॉलेज है। आप अब अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, ज़ाहिर है उन्हीं की एग्जांपल दी जा सकती है। वहाँ पर तो हर बंदा इतना कॉन्शियस है, ही नोज़ वेरी वेल कि यार मुझे अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो मेरी बैलेंस डाइट क्या होगी। मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है तो मुझे कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप कोई भी खाने की चीज़ अब सुपरमार्केट में जाके उठाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप ये जो चीज़ उठा रहे हैं इसकी कैलोरीज कितनी हैं, ये आपके लिए हेल्दी है या नहीं है, ये आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। आपको याद होगा पिछले दिनों कोर्ट ने एक बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट दी थी कि अब कोई भी जो आइसक्रीम प्रोड्यूसर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो उस चीज़ के अलावा किसी के ऊपर भी आइसक्रीम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कि जो नॉन डेयरी थिंग से बनी हुई हो। वो उसके लिए फ्रोज़न डेज़र्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये कॉमन अकरेंसेस हैं जो आपकी डेली लाइफ्स में हो रही हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप समझ नहीं सकेंगे कि कोर्ट क्या चाह रही थी, उस डिसीजन कौन सा दिया है। और आप अपने अपने राइट्स के लिए इवन और किसी और के राइट्स के लिए किस तरह फाइट करेंगे। आप फिर किसी को पकड़ सकते हैं कि यार तुम्हें तो ये चीज़ नहीं करनी थी, यू हैड टू राइट फ्रोजन डेजर्ट ऑन योर थिंग, तुमने क्यों लिखा हुआ है कि ये कोई क्रीम है, ये दैट इज़ नॉट क्रीम। तो इस तरह की डेली चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहती हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। आपको पता हो फूड एडिटिव्स क्या हैं, ठीक है, और अडल्ट्रेशन क्या होती है, जैसा मैंने थोड़ा देर पहले आपको डिस्क्राइब किया था। हो सकता है आप कोई ऐसी कंसाइनमेंट से डील कर रहे हो, आप कस्टम्स में आपके पोर्ट पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, आ, वो चीज़ कोई ऐसी है कि वो जल्द ख़राब होने वाली है, मतलब फूड आइटम है, एडिबल आइटम है। एडिबल EDIBLE मतलब वो चीज़ जो खाई जा सकती हो। तो वो एडिबल आइटम है, वो ख़राब हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, इसको रखने के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए जनाब, इसको लो टेम्परेचर पे रखना है, हाई टेम्परेचर पे रखना है, ताकि ये ना हो कि जब तक आप उसकी कंसाइनमेंट के टैक्सेस का फैसला कर रहे हैं उसकी कंसाइनमेंट ही तबाह हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो, मेरा ख्याल है वसीम ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये आ जाएगा तो ये डेफिनेटली रिलेटेड है आपसे, आपकी कंप्यूटर और जो भी इस वक्त आप मोबाइल कम्युनिकेशंस यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये आपका जो है सिलेबस है। अब थोड़ा सा मैं आपको, चूंकि मेरा ख्याल है हमारे पास टाइम थोड़ा सा बच गया है, साइंस जो है वो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। दो शायद ये पॉसिबल ना हो कि आप 100 में से 100 ले सकें, लेकिन आप 80% मार्क्स, 80+ मार्क्स आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करता है। ये आपसे आपके आइडियाज़ नहीं पूछता। मतलब जब अगर अब आपसे पॉल्यूशन पूछता है तब उसमें ये मैटर नहीं करता कि जी आप पॉल्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं या आप पॉल्यूशन को क्या समझते हैं। वो आपसे साइंटिफिक चीज़ पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन वर्ड की मीनिंग क्या है, पॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, और वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे। चाहे आप वो जर्मनी की बुक उठा लें, चाहे आप इंडिया की बुक उठा लें, चाहे पाकिस्तान की बुक उठा लें, उसके अंदर जो है पोल्यूशन वही होगी,
वो कोई डिफरेंस उसके अंदर नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके जब ओपिनियन ज़्यादा नहीं है, तो इट मीन्स कि आपको आपके एग्जामिनर को इस तरह इम्प्रेस नहीं करना कि आप अपने आइडियाज़ को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फैक्ट्स अपने एग्जामिनर को दे रहे हैं, कि आप जो बताना चाह रहे हैं, जो आपके पॉइंट्स जहन में हैं, वो आपने सारे दे दिए हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये चीज़ क्या है। तो जब आप वो चीज़ पूरी कर लेंगे और आपने रटा नहीं लगाया हुआ, आपने चीज़ें समझी हुई हैं, तो आई एम श्योर कि आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जनरल साइंस में अगर आप फिगर्स बनाते हैं, आप डायग्राम्स बनाते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। और बिलीव मी, डायग्राम्स इनकी बहुत मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको डिफरेंट सर्कल्स बनाने हैं, कहीं भी आपको कोई चौकोर चीज़ बनानी है, कहीं भी आपको रेस बनानी है, नथिंग एल्स। कोई बहुत बड़ी आपको ड्राइंग मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल डायग्राम्स हैं, वो आप कोशिश करें कि ऐड करते जाएं सवालों के अंदर, तो वो जो है आपको नंबर्स देंगे। यानी अगर आपको अर्थ के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो आपने सिंपली करना क्या है, एक सर्किल ही तो बनाना है ना, तो वो बस जो है आपके लिए एक डायग्राम हो जाएगी। और फिर उसके आप जो है कोई पार्ट्स बता देंगे, उसके कोर और क्रस्ट और ये चीज़ें। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल नहीं है, आप सबके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी। आई बिलीव कि आप सब लोग जो इस वक्त अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं, तो या तो वो खुद अपने आप को इस काबिल समझ रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इसके लिए की एलिमेंट है। लेकिन उसके अलावा फिर आपको आपके किसी न किसी करीबी दोस्त ने, जो आपका बहुत ख्याल रखता है, वो आपका पेरेंट भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकता है। किसी ने आपसे कहा होगा कि यार जावेद, यार असद, यार सईद, तुम जो है बहुत इंटेलिजेंट हो यार, तुम्हें सीएसएस देना चाहिए। तो दैट मीन्स आपने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव किया हुआ है। आपने अपने आप को कहीं पे अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ दिखाई हुई हैं, कि आपको लोगों ने कहा है और इनकरेज किया है कि यार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं। और फिर उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वली होंगे। सबके पास नॉलेज होगी, तकरीबन सब ने मेहनत की होगी। अगर कोई वैसे एक्सपेरिमेंट के लिए बैठ गया है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि यार मैं बस देखना चाहता हूँ कि एग्जाम किस तरह होता है, वो एक अलग बात है। वन अदरवाइज सभी मेहनत करते हैं, सभी कोशिश करते हैं, और वो इस एग्जाम में बैठते हैं, तो इट मीन्स कि वो सारे इक्वल हैं, इसलिए उनके दरमियान कंपटीशन ज़्यादा है। अब सिर्फ वही एक्सेल करेगा, वही 2 मार्क्स ज़्यादा लेगा, कि जिसने ज़्यादा चीज़ बेहतर समझी हुई है, जो चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। अब आई डोंट नो आपसे ये चीज़ किसी ने शेयर की है या नहीं, ये मैं आपको एक एक जनरल टिप देना चाहता हूँ, कि सीएसएस का पेपर जो है, आई रिमेंबर एक रेडियो के एंकर थे बहुत मशहूर, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनसे किसी ने पूछा कि यार आप की इतनी ज़बरदस्त कमेंट्री है, वो जो है कमेंट्री करते थे फॉर क्रिकेट और हॉकी वगैरह, तो आप किस तरह करते हैं, आपकी इतनी अच्छी कमेंट्री क्या है? तो उन्होंने कहा था कि यार मैं यूं कमेंट्री करता हूं कि जैसे मेरे सामने कोई ब्लाइंड पर्सन बैठा हुआ है, जो देख नहीं सकता, और उसको मैं वो हाथ पकड़ के समझा रहा हूँ कि यार इस वक्त ग्राउंड में क्या हो रहा है, इस वक्त गेंद कहाँ है, वो कहाँ जा रही है, इस वक्त प्लेयर किस तरह खेल रहा है, और इस वक्त स्कोर क्या हुआ है, तमाशाई इस वक्त क्या कर रहे हैं। मतलब आप उसकी आंख बन जाते हैं और आप उसको बता रहे होते हैं कि यार इस वक्त इस ग्राउंड में ये चीज़ें हो रही हैं। वो एग्जांपल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये एग्जांपल मैं अक्सर अपने जो भी सीएसएस के लिए गाइडेंस लेने आते हैं, मैं उन्हें देता हूँ कि यार सीएसएस के पेपर भी कुछ इसी तरीके से है। आप उस एग्जामिनर के सामने नहीं हैं, लेकिन आपका पेपर, आपकी पर्सनैलिटी होता है जो उसके सामने आता है। आप उस पेपर में अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, वो जो है आपकी कामयाबी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब उसने जब आपसे कोई एक आइडिया पूछा है, आपसे जब उसने एक कॉन्सेप्ट पूछा है, आप ये समझिए कि आप उसको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, और आप उसमें अपनी नॉलेज क्या किस तरह दे रहे हैं, और आप उसको उंगली पकड़ के लेके जाएंगे कि देखो, जब तुमने मुझसे टेररिज्म पूछा है, तो टेररिज्म का मतलब ये होता है, टेररिज्म की ये टाइप्स होती हैं, टेररिज्म के ये कॉजेज़ होते हैं, टेररिज्म के ये इफ़ेक्ट्स हैं,
यार मेरे पास मेरे मुल्क में ये चीज़ हो रही है, अब इससे बचने के लिए मेरे मुल्क ने क्या-क्या किया हुआ है, वो आगे क्या करने जा रहा है। मतलब आप ये समझिए कि वो नादान है, उसको कुछ नहीं पता और आप उसको अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर है आपके पास पहले खुद नॉलेज होनी चाहिए और फिर ही आप उसको समझा सकेंगे कि आप क्या उसको बताना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को इस तरह लीजिए और बेस्ट अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी अपनी जो इंटेलेक्चुअलिज्म है उसको एक्सप्लेन कीजिए उस पेपर के ऊपर, ताकि जब एग्जामिनर उन चीज़ों को पढ़े तो उसको पता लगे कि ओके, ये जो है जिसने ये चीज़ें लिखी हैं, ही नोज़ समथिंग। अब ये देखिए ये पेपर है, ये मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने नेट से डाउनलोड किया और मैंने कहा कि आपसे शेयर करूँ। एक तो इससे ये पता लगेगा, आप लोगों ने भी ज़रूर देखे होंगे पेपर्स और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हम साथ-साथ देखते भी जाएँगे कि आप पास्ट पेपर्स को ज़रूर देखें। तो आपको आपको पता लगे कि ट्रेंड किस तरह आ रहा है, सवाल किस तरह पूछे जाते हैं। इस पेपर में 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आई होप कि आपको ये पेपर कुछ नज़र आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर बताता भी जाऊँगा तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये पहले खुद ही बता रहा है कि आपके जो पार्ट 1 है उसमें मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं, आपका पार्ट 2 जो है उसके मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो आपको अ, इसको ज़ूम किया जा सकता है कोई? ये मेरा ख्याल है आपके साथ शेयर भी हो जाएगा तो फिर आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल इसमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप इसको खुद भी देखें कि जो पहला सवाल है उसमें इन्होंने जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, अच्छा चलें कोई इशू नहीं। मैं आपको ज़बानी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहले मैंने बताया कि इसका जो पार्ट 1 एमसीक्यूज़ का है वो आपको पेपर देते हैं, आप लोगों को कुछ आइडिया होगा, हो सकता है कुछ रिपीटर भी हों इस ग्रुप के अंदर, कि वो आपको देते हैं, उसके साथ एक शीट होती है जिसके ऊपर आप मार्किंग कर लेते हैं और वो आपसे वो वापस ले लेते हैं। ये जो सेकंड पेपर सब्जेक्टिव होता है इसके अंदर उन्होंने 2 हिस्से बनाए हुए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके जनरल साइंस के ऊपर है और सेकंड पार्ट जो है आपका वो एबिलिटी के ऊपर है। दोनों में उन्होंने जो है क्वेश्चंस और मार्क्स इक्वल दिए हैं और उन्होंने ये ऊपर एक्सप्लेन किया है कि अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2 बाय selecting 2 questions from each section। अब इंटरेस्टिंगली ये जिस भी शरीफ आदमी ने या शरीफ बंदी ने ये पेपर हल किया था और नेट के ऊपर वो आ गया है, अगर तो उसने इसी तरह अटैम्प्ट किया है तो उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो उसने ये किया है कि जो आपका सेक्शन ए है उसके अंदर से उसने 3 सवाल सेलेक्ट किए हैं, 3, 4 एंड 5, और उसने सेक्शन बी में से क्वेश्चन नंबर 7 सेलेक्ट कर लिया है, जो कि उसको नहीं करना था। होना ये था कि उसको सेक्शन ए में से भी 2 सवाल करने थे और सेक्शन बी में से भी 2 सवाल करने थे, और उसने जो है वो इस चीज़ को शायद समझा नहीं है, अगर यही मार्किंग या इसी तरह ही उसने किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ें। इसी इसी जनरल साइंस एबिलिटी का ऐसा पेपर भी आया है कि जिसमें उन्होंने सेक्शन में डिवाइड नहीं किया हुआ, तो ये भी हो सकता है। फिर सेकेंडली, बहुत से पेपर्स में लोग इस तरह भी जो है ट्रिक यूज़ करते हैं कि यार अगर उसके 10 टॉपिक्स हैं तो चूंकि वहाँ पर चॉइस होती है, हमें 8 में से 5 सवाल करने होते हैं, तो हम जो है ये 3 टॉपिक्स छोड़ देते हैं, बाकी 5 हमारे हो जाएंगे तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये ट्रिक यूज़ किया जा सकता था, लेकिन अगर आप इस पेपर के पैटर्न को देखें तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जनरल साइंस में उन्होंने दिए तो 4 सवाल हैं लेकिन उनको जब उन्होंने सब डिवाइड किया है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी टॉपिक्स डाल दिए हैं। यानी क्वेश्चन 1 में बायोलॉजिकल साइंसेस का भी सवाल है, फिजिकल साइंसेस का भी है और फिर एनवायरमेंटल साइंसेस का भी है, तो अब आप क्या छोड़ेंगे? और सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह ही है। वो सिर्फ इस तरह नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन 1 है या क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ रिलेटेड है। तो ज़ाहिर है मेरी अब यही सजेशन होगी कि आप तमाम चीज़ों को पढ़िएगा, क्योंकि हर सवाल में तमाम जो है वो पोर्शंस आ सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब समझ लें। और क्वेश्चन पेपर की जो ऊपर वाली हेडिंग है उसको ज़रूर पढ़ें पहले और उसके बाद अटैम्प्ट करें। ऐसा ना हो कि आप गलत अटैम्प्ट कर बैठें और उसके बाद जो है आपको उसके कोई मार्क्स भी ना मिलें, क्योंकि अगर लेट सपोज़ ये सिचुएशन रियलिटी में है
कि आपने 3 क्वेश्चंस सेक्शन ए में से किए हुए हैं और एक आपने बी में से किया हुआ है, तो वो आपको 4 के नंबर कभी भी नहीं देगा। वो कोई भी एक सवाल उठा के आपका काट देगा और उसके बाद सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से पेपर पढ़ना होता है। अच्छा, फिर अगर आप इसके क्वेश्चन फर्स्ट पे चले जाएँ, उस पे उन्होंने जनाब डिस्क्राइब किया है कि ऑन 7th अप्रैल 2012 एन एवलांच हिट पाकिस्तान मिलिट्री बेस्ड इन Gayari sector, trapping 140 soldiers and civilians under deep snow. What is avalanche? Describe its 4 types with focus on that. अब अगर आप इस सवाल को देखें तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है जिसमें वो डिस्क्राइब कर रहा है कि 7 अप्रैल 2012 को ये हुआ था, जब आप सवाल अटैम्प्ट करेंगे तो इसकी कोई अहमियत नहीं है इस पार्ट की। वो जस्ट आप जिसको उर्दू में तमहीद कहते हैं, एक प्रीएम्बल उसने बांधा है कि यार ये सवाल मतलब आपको उसकी रैशनल बताइए कि मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों ये वाक़या हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि एवलांच क्या होता है, ताकि आप उसकी उस इंसिडेंट की सीवियरिटी को समझ सकें। तो आपको उस पहले पार्ट को, उस पहली लाइन को अवॉइड करना है और सीधा सीधा आ जाना है इसके ऊपर कि एवलांच क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद आगे जो चीज़ें हैं वो आपने डिस्क्राइब करनी है। तो इस तरह की ट्रिक्स आपके सवाल में आ सकती हैं कि जिससे आप मिसलीड हो सकते हैं कि आप जो है ना बजाय इसके कि जिस चीज़ पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए और आप उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, आप दूसरी चीज़ की तरफ चले जाएं। ओके, रिवाइज करने के लिए सुमैया यूँ होता है कि आपके साथ नोट्स भी शेयर होंगे, लेकिन आप अपने भी कुछ नोट्स बनाते जाएंगे और फिर आपको साथ साथ रिवाइज करते जाना होगा। आप कभी भी इसको इस तरह अपने टाइम टेबल को सेट ना कीजिएगा कि आपने रिवीजन को लास्ट पे छोड़ा हुआ हो। आपकी कंटिन्यूस स्टडी भी चलती जाएगी और फिर आप उसके बाद अपने उस वीक में कोई एक दिन वो भी रखेंगे जिसमें चीज़ें आप रिवाइज भी करते रहेंगे कंटिन्यूसली। देखिए, चीज़ें भूल भी जाती हैं, फैक्ट्स आपको भूल भी जाते हैं। इवन जनरल साइंस में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एमसीक्यूज़ में आती हैं और वो आई एम सॉरी टू से कि वो रट्टा ही लगानी पड़ती हैं। यानी लेट्स सपोज़ अगर आपको डायमीटर ऑफ द अर्थ बताना है तो वो अब मतलब उसके लिए आपको उसको रट्टा ही लगाना है कि वो कितना डायमीटर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सन और मून के दरमियान डिस्टेंस कितना है तो आपको याद करना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रेविटी कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, तो आपको डेफिनेटली उसका थोड़ा-सा रट्टा लगाना है। उसकी ट्रिक्स हो सकती हैं डिफरेंट, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको क्रैमिंग से करनी है और एमसीक्यूज़ को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। तो वो आपको कंस्टेंटली रिवाइज करनी पड़ेंगी। आप ये भी कर सकते हैं कि ये चीज़ों को छोटे-छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लें, जो आपके साथ हमेशा हों, आपके पॉकेट में हों, आपके पर्स में हों। आप उनको निकाल के चलते-फिरते कहीं गाड़ी में हैं, कहीं इधर बाहर बैठे हैं, कहीं वेटिंग एरिया में हैं, आप उनको निकाल के थोड़ा-थोड़ा देखते रहें। और ये ट्रिक आप सिर्फ एवरीडे साइंस के लिए या जनरल साइंस के लिए नहीं, बल्कि आप और सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि वो चीज़ें आपके साथ हर वक्त हों। सीएसएस की तैयारी जो है ना वो आपकी पूरे 24 आवर्स चलती रहती है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने 3-4 घंटे जो टाइम टेबल बनाया हुआ है। आपको कांस्टेंट जो है ना इन चीज़ों में इन्वॉल्व लेना रहना पड़ता है। बहुत से हो सकता है हमारे कोलीग्स ऐसे हों कि जो जॉब भी कर रहे हैं और फिर साथ-साथ जो है तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो वैसे अभी कुछ और डिग्री कर रहे हों लेकिन साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरेक्शन में हमेशा रहें। स्टडी और रीडिंग की जो आदत है वो तो आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर वैसे ही सीएसएस में काम नहीं चलता। मतलब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके अंदर आइडियाज़ नहीं आएंगे, और आइडियाज़ नहीं होंगे तो आप उनको एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे, एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। तो हम फिर देख लेंगे, हम जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा लाइव सेशन हो कि जिसमें आपके साथ वीडियो के थ्रू भी बात हो। तो हम वो उन चीज़ों को, ट्रिक्स को देखेंगे कि रिवाइज किस तरह बेहतर किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत से टॉपिक्स जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो उसमें डिटेल्स आपको समझा रहा हूँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम डिटेल्स आपने याद करनी है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस भी होंगे कि जो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत होगी, तो हम आपसे वो शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो था आज का इंट्रोडक्शन। हम कोशिश करेंगे जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं वो हमारे 4 बनते हैं। तो अगर हम हर हर टॉपिक पे डिपेंडिंग कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग किस तरह हो रही है
हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस की वजह से मुझे किसी टॉपिक को ज़्यादा लेक्चर्स में ब्रेकअप करना पड़े, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको जो है 10 to 12 लेक्चर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको किस तरह की रिवाइज़ भी करें और आपके साथ टर्स नोट्स भी शेयर करें। अब अगर आप लोगों को कुछ और भी सवाल हैं, एबिलिटी पोर्शन कौन करवाएगा, वो डेफिनेटली मैं सर तारिक तुनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें कि वो कौन कराएगा। उन्होंने कोई बहुत ही अच्छे टीचर्स ढूंढे हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, लेकिन वो डेफिनेटली वो बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, और वो ये पोर्शंस पढ़ाते भी रहे हैं आप दूसरी जगहों पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी मेरा ख्याल है वही कराएंगे, लेकिन इन केस अगर नहीं हुआ तो अगेन को बहुत बड़ी साइंस नहीं है, हम मिल के इसको भी पढ़ लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जनरल नॉलेज ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा नाम आपके ऊपर आ गया टॉपिक का, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो हम मिल के पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे टॉपिक कवर्स होते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जनरल साइंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, और अपना कॉमन सेंस हमेशा हमेशा कॉमन सेंस अपना अपने साथ रखें। और बड़ी एक आम सी मिसाल दी जाती है कि कॉमन सेंस इज़ द सेंस विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। तो बहरहाल आप लोगों के अंदर ज़रूर होगा, और उसको अपने पास ज़रूर संभाल के रखें कॉमन सेंस को, क्योंकि अगर अगर एवरीडे साइंस में ये सवाल आ जाता है कि यार गटर का ढक्कन गोल क्यों होता है, तो अब इसके पीछे को बहुत बड़ी साइंस वैसे नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस है, आपको पता होना चाहिए कि यार वो ढक्कन गोल क्यों है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको इसका जवाब नहीं देता। तो ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग से है, ठीक है। तो आई होप कि आई विल बी हेल्पफुल। मुझे खुशी तभी होगी कि जब आप सबको मैं जो है कुछ डिलीवर कर सकूं। मैं यहाँ जब आपके पास आऊँगा तो मैं खुद भी सीखने आऊँगा, और ख़ुद सीख के भी आपके पास आऊँगा, क्योंकि जब पढ़ाने के लिए आना होता है तो आपको खुद भी पढ़ना होता है। और मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ ऑब्वियसली, तो मैं कोई क्लेम नहीं करता कि मैं जो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँगा मैं बहुत आलिम हूँ, फाजिल हूँ इस चीज़ का। बट चूँकि मैंने साइंस पढ़ी हुई है, मेरा बैकग्राउंड है, ख़ास तौर पे मैंने बायोलॉजिकल साइंसेस ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, तो शायद मैं आप लोगों से बेहतर चीज़ों को समझता हूँ, फिर मैंने अटैम्प्ट भी दिए हुए हैं, तो फिर आई नो कि हाउ टू गो अबाउट दिस सब्जेक्ट, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको कहीं लगे, आप में से अगर कोई ऐसा ऐसा समझता है कि मैंने कोई गलत बात शेयर की है, तो डू करेक्ट मी, क्योंकि हम जो है चीज़ों को, साइंस का मकसद ही यही है कि एक दूसरे की करेक्शन की जाए और बेहतरी की तरफ जाया जाए। कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना मैं डिलीवर कर सकूँ वो करूँ, और आप लोगों के लिए आसानी हो। ओके, जी बिल्कुल, नेक्स्ट लेक्चर भी हम जल्द करेंगे, और कोशिश होगी कि आप लोगों से पहले शेयर कर लिया जाए बुक्स। अगेन फिर मैंने आपसे कहा कि अगर तो आप सिलेबस के साथ जो बुक्स बताई हुई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने वो पढ़ें तो वो सबसे बेस्ट हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत सारी किताबें हैं, वो पढ़ना मुश्किल होता है। आप मार्केट से कोई भी अच्छी किताब उठा लीजिए, जनरल साइंस की, एवरीडे साइंस की, वो सारी बराबर हैं, क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि साइंस आप चेंज नहीं कर सकते, जो साइंस है वो साइंस है। अगर कोई क्लेम करता है कि मैंने अपनी किताब में कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज डाल दी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ने इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हुई हैं सिलेबस को नज़र में रखते हुए, और आप अगर उनको देखेंगे तो आपको सारी किताबें बराबर ही नज़र आएंगी। कोई अच्छे पब्लिशर की आप यूज़ कर सकते हैं, साथ में हमारे भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे, तो नो इशू। और फिर हमारी जो ये एकेडमी है उनकी लाइब्रेरी में भी बड़ी अच्छी बुक्स पड़ी हुई हैं। मेरा ख़्याल है ये भी इस तरह भी सोच रहे हैं कि अगर आपको कोई बुक्स की ज़रूरत है तो वो आपको किसी तरह अवेलेबल की जाएँ, पीडीएफ फॉर्म में, या फिर उनके जो हैं फ़ोटो कॉपीज़ वो भी आपको सेंड की जा सकती हैं। तो बहरहाल ये ऐसा ऐसा किसी न किसी मैकेनिज़्म पे आ जाएंगे। सो किसी पब्लिशर को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने आपसे कहा कि सब ही बराबर हैं, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, आप खुद जाके कंपेयर कर लीजिए 2 किताबों को सामने रख के, एक दूसरे पब्लिशर की, एक दूसरे पब्लिशर की। आपको 19-20 का फ़र्क मिलेगा, फॉर्मेटिंग का फ़र्क मिलेगा, चीज़ें वही होंगी, तो डज़न्ट मैटर। ठीक है, आपको बस बेसिक नॉलेज आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट्स आनी चाहिए। आपके पास तो गूगल अवेलेबल है, जब हमने हमने तैयारी की थी तो उस वक्त तो ये फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। अब तो आप बैठें और कोई भी टॉपिक क्लिक करें, आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाते हैं, आपको गूगल पे उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं।
लेकिन गो फॉर द ऑथेंटिक रिसोर्सेज। जब आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाइए, किसी अच्छी डिक्शनरी वाली वेबसाइट पे जाइए, वेबस्टर, कॉलिंस, ऑक्सफोर्ड, ताकि आपको जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल जब्बार, जावेद की वेबसाइट पे मत जाइए, हो सकता है उन्होंने गलत बातें लिखी हों या आपने ओपिनियंस दी हों, उस तरफ ना जाइए। तो नेट सर्च करना भी एक ट्रिक है और एक स्किल है कि आपको किस तरह जो है सॉर्ट आउट करना है चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। आई होप कि इट वाज बेनिफिशियल और आप लोगों को आइडिया हो गया कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ेंगे और इसको हम किस तरह लेके चलेंगे। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी तो ये ज़रूर कोई कांटेक्ट आपको देंगे, उस पर आप शेयर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो फिर उनके जवाबात के साथ आपके पास आ जाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।